इस इलेक्शन को अवाम का मैंडेट नहीं समझते और देखेंगे कि ऐवान ये लोग किस तरह चलाते हैं। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। तहरीक चलाने के हवाले से, जलसे करने के हवाले से हम पूरी तरह मुत्तफिक हैं। जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन प्रोसेस से पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस को रिजेक्ट करती है। मैं डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें, वो नाकाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के ऑपोजिशन करेगी और मैं दिखाऊंगा कि ऑपोजिशन क्या होती है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि जनरल इलेक्शन 2018 के नताइज आने के बाद अब वफाक में पीटीआई की वाज़े बरतरी है और उसके बाद जो सूरत हाल है वो क्लियर हो चुकी है और अब जो अहम मामला है वो सूबों में हुकूमत बनाने का है। सिंध और केपीके में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाएंगी और ज़ेर बहस अब दो सूबे हैं, पंजाब और बलूचिस्तान। अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो मखसूस ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के अलावा 149 सीटें हासिल करने में जो भी पार्टी कामयाब होती है वो हुकूमत बनाएगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में 123 सीटें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 129 सीटें हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिस गुफ्तगू पर मबनी होगा नाज़रीन वो है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का जो रिएक्शन आया है इस इलेक्शन के ऊपर। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और उनका ग्रुप जो है वो इस बात पर डटा हुआ है कि इलेक्शन दोबारा हो और वो कहते हैं कि हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं। मुंतखब जो अरकान है वो हल्फ ना उठाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और नून लीग ने सोचने के लिए वक्त मांगा था लेकिन उनका रुझान भी इसी तरफ है, इस तरफ नहीं है कि हल्फ ना उठाया जाए। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान का 100 रोज़ा प्लान, फिर अवाम की एक्सपेक्टेशन इमरान खान को इस हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश होंगे वो, और फिर मजबूत ऑपोजिशन का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। फिर गैर मुल्की रिएक्शन और एक्सेप्टेंस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तजियाकार हैं, आप मेरे साथ मौजूद हैं सर, आपको वेलकम करती हूँ। इसके अलावा अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनके तर्जमान हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं आप, सर आपको भी वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इरशाद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। पंजाब की नंबर गेम को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि उनके पास 123 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 129 सीटें हैं, काफ लीग के पास 7 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 6 नशिस्तें हैं और 149 सीटें दरकार हैं जो भी हुकूमत बनाना चाहती है पंजाब में। तो नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अलाई पार्टी है काफ लीग, उसकी 7 सीटें अगर हम शामिल करते हैं तो 130 सीटें हो जाती हैं और 19 सीटें रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इसी तरह से 20 सीटें रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आज़ाद उम्मीदवार का झुकाव अब तक जो हम देख रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है। जहांगीर तरीन की कोशिशें भी आपने देख ली हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, मेरी अब तक की इतलात के मुताबिक इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो ये है कि 129 मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 6 आज़ाद अरकान के शामिल होने के बाद 4 ऐलान कर चुके हैं, 3 अभी 2 ऐलान करने वाले हैं, एक और पीछे हैं, शायद वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो 1 वोट की बरतरी तो नून लीग को हासिल हो गई है। बिल्कुल ठीक। अब अगर बाकी आज़ाद अरकान का भी रुझान यही है इसलिए कि असल में ये बेशतर अरकान वो हैं जो काम थे पीटीआई के पुराने वर्कर, मसलन ये बिशारत जो हैं लिया से, या सलमान नईम हैं मुल्तान से, या अजमल हैं वहाँ से इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, ये सारे पीटीआई के थे। जब नए लोग शामिल हुए तो उन्होंने टिकट दिलवाए अपनी मर्ज़ी के लोगों को। शाही साहिबान शरीक हुए, उन्होंने किसी और को टिकट दिलवा दिया, उसमें कहते हैं कि चौधरी सरवर साहब का भी है और अजमल को टिकट नहीं मिला फैसलाबाद से। शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद खड़े हो गए, सलमान नईम को टिकट नहीं दिया,
उसने इनको हरा दिया। बिशारत भी बता रहे थे कि जी कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे टिकट वापस करा दिए। 7 दिन पहले तक मैं सदर था वहाँ पीटीआई का। तो ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो पीटीआई से बददिल होकर आज़ाद खड़े हुए, इलेक्शन जीत लिया, लेकिन दिल उनका पीटीआई में लगेगा, क्योंकि वो उस जमात के साथ कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से है, और वो उसी कल्चर के आदी हैं, और उनका रोमांस जो है वो इमरान खान के साथ है। एक तो ये पहलू है। दूसरा, वैसे भी जिस पार्टी की मरकज़ में हुकूमत बन रही है और जो पंजाब में जिसने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी है, अब वो उस पार्टी को छोड़कर एक ऐसी पार्टी की तरफ क्यों जाएंगे जो टूट फूट का शिकार है, जिसकी लीडरशिप पर करप्शन के जो केसेस चल रहे हैं, और मालूम नहीं कि ये जो सूबाई क़यादत है जो आने वाली है या कह रही है कि जी हमें इख्तियार मिल जाएगा पंजाब का अगर हम अक्सरियत शो कर दें, तो ये पता नहीं जेलों में होगी, कहाँ होगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल यूनिक एक सिचुएशन है जो पहले नहीं होती थी कि एक पार्टी अगर इलेक्शन में काफ़ी सारी सीटें हासिल कर चुकी है, लेकिन उसका मुस्तकबिल मखदूश है। नैब के मुकदमात हैं और 100 तरह की मुश्किलात हैं, फिर पार्टी के अंदर एक कशमकश है, 2 भाइयों के दरमियान कशमकश है, 2 कज़न्स के दरमियान कशमकश है, जो बाकी मादा मुस्लिम लीग है। आज ही जो मुशावरती इजलास की ख़बरें आ रही हैं, और बाकायदा इजलास तो कल होने वाला है, उसमें भी ये बिल्कुल एक इख्तलाफ मौजूद है कि क्या हमें मौलाना फजल रहमान की कॉल पर लब्बैक कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अक्सरियत की राय ये है कि हमें बिल्कुल एक घिसी पिटी और पिटी हुई जमातों के साथ नहीं जाना चाहिए। ये सारे जो लोग हैं, असफंद यार वली हूँ, सिराजुल हक साहब हूँ, फजल रहमान साहब हूँ, अचकज़ई साहब हूँ, असफंद यार वली हूँ, और हज़रत शेरपाव साहब हूँ, ये अपनी सीटें हार गई हैं और उसका इंतकाम जमहूरियत से लेना चाहते हैं। यानी फजल रहमान की पार्टी को तो पहले से ज़्यादा सीटें मिली हैं, उनको क्या तकलीफ है? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी सीट हार चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस टॉपिक पे हम दूसरे अपने सेगमेंट में बात करेंगे। चौधरी साहब, शहजाद चौधरी साहब, आमतौर पर देखते हैं हम एक एलिमेंट तो इरशाद साहब ने वाजे कर दिया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही थे, या उनसे रूठे थे या बददिल हुए थे, चांसेस उन्हीं के ज़्यादा है। लेकिन एक और एलिमेंट भी है कि झुकाव जो है वो आज़ाद लोगों का उस पार्टी की तरफ होता है जो मरकज़ में भी आती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये एक और प्लस पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ही जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले चंद घंटों में या कल तक हम देख रहे हैं कि इस चीज़ का कोई फैसला हो जाएगा कि पंजाब में हुकूमत कौन सी पार्टी बना रही है? देखिए, इसमें 3 किस्म के आज़ाद आम तौर पे मिलते हैं आपको। एक तो वो आज़ाद हैं जो कि किसी भी इलेक्शन से पहले अगर किसी के साथ मिले भी हुए थे तो आज़ाद हो जाते हैं इलेक्शन के पास आके, क्योंकि उससे फिर उनकी अपनी जो कदर व कीमत होती है आने वाली गवर्नमेंट के साथ मिल के उसको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, और उसका फिर अपना जैसे पाउंड ऑफ फ्लैश कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अंग्रेज़ी में अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेते हैं, अपनी कीमत चुकाते हैं। एक तो वो आज़ाद हैं। दूसरे, जिस तरीके से इरशाद आरिफ साहब ने बताया कि पीटीआई के वो लोग जिनको कि टिकट नहीं मिला, बददिल हो गए और आज़ाद खड़े हो गए, और उनका ख्याल था कि उनको मिलना चाहिए, वो जीत गए, और इस तरीके से। और तीसरा ग्रुप वो है जिसने कि PMLN से अपने आप को ब्रेक ऑफ किया उस वक्त में जबकि PMLN उनके नज़दीक अपनी कौमी सियासत के अंदर अपना तशख़्ख़ुस, अपनी अखलाकी जो पोजीशन थी उसको खो चुकी थी। और बदकिस्मती PMLN की ये थी कि उनकी लीडरशिप अभी तक अड़ी हुई थी कि हमने उन 1-2 लोगों के साथ चलना है जो कि इस वक्त कॉन्विक्ट थे और कॉन्विक्ट हो गए थे, और एक गलत तासुर के साथ PMLN के ऊपर एक धब्बा सा लग गया था। तो जाहिर है कि उन्होंने उस हालत में भी सोचा कि शायद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को, तो ये सब के सब जब एक नई हुकूमत, एक नई गवर्नमेंट, एक नई क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आती है PTI की तरह, तो उसकी तरफ इनका ये ध्यान चला जाता है, और ज़ाहिर है कि उस तरफ राग़िब ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, देखिए, पंजाब में हो या सेंटर में, अगर पंजाब में आज PMLN और PTI में से इनको चुनना हो तो ये ऐसी एक गवर्नमेंट को क्यों चुनेंगे, ऐसी एक साइड को क्यों चुनेंगे जिसके हाथ में देने के लिए कुछ नहीं है। PMLN की गवर्नमेंट अगर खुदा न खासा या पंजाब में बन भी जाती है, अगर बन जाए तो उनकी किस्मत, लेकिन ये कि उसके बावजूद उसके पास बहुत कुछ वफाक से लेने के लिए होता है। आपको पता ही है, हमारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे तो कुछ क्रिएट नहीं करती हैं, हालांकि 18वीं तरमीम के बाद अब ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन जहाँ पर आपकी नज़रें ही वफाक पे लगी हैं,
ख़जाना वहाँ है, चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, आपको एलोकेशंस वहाँ से होंगी, तो फिर आप किस तरीके से अपने आप को एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ जोड़ना चाहेंगे जिसकी नज़रें खुद किसी और जगह पे लगी हैं। और फिर जब तल्लुकात PTI और PMLN टाइप होंगे तो फिर चांसेस हैं कि बड़ी एक रफ राइड होगी। तो क्यों अपने आप को एक मुश्किल जगह पे डालें। इसलिए उनका जो रगबत है वो PTI की तरफ ज़ाहिर होती है, और वो सेंटर में भी, वफाक में भी फ़ायदा लेना चाहेंगे अगर मुमकिन हुआ, वरना डेफिनेटली यहाँ पर तो ज़रूर पंजाब के अंदर तो वो ऐसे साइड में मिलेंगे जहाँ पर कि उनको फ़वायद का और उनके अपने नज़र आता हो कि वो अपने ख़त्ते के लोगों की और या अपने मकासद के लिए अपनी सियासत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने भी बड़े ही प्रैग्मेटिकली बोला था जब ये 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि हम वफाक में भी अपोजिशन में बैठेंगे और पंजाब में भी अपोजिशन में बैठेंगे। ये तो फिर अगले सुबह की सोच थी कि अच्छा अब अगर शहबाज शरीफ वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर लोगों ने कहा इसका मतलब है कि मेरे लिए जगह खुल गई, और फिर लोगों ने थोड़ी बहुत हलचल शुरू की और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर, वरना वो तो वाज़े तौर पे जो एक सही पॉलिटिकल सियासी तौर पर एक सही दुरुस्त फैसला था उसका इकरार कर चुके थे। यानी कि जो 3 एलिमेंट आपने बयान किए हैं उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब, बलोचिस्तान की अगर हम बात करें तो इस बार भी सबकी नज़रें हैं बलोचिस्तान पर कि मखलूत हुकूमत बनेगी या फिर रिवायत टूटेगी। PTI या फिर इसके अलावा किसी और पार्टी ने आपसे कोई राबिता किया है अलायंस के लिए? अगर कोई पार्टी आपसे राबिता करती है, रिस्पॉन्स क्या होगा, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और किस बेस पर अलायंस करेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। अभी कुछ देर पहले ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और जो सीनियर लीडरशिप थी, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक इंडिपेंडेंट ने जोब से जो जीते हैं मिठा खान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया जी। साथ में आज रात सरदार मसूद लोनी साहब जो कि एक दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, रिटर्न कैंडिडेट हैं, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी वुड बी लीडिंग द प्रोविंस एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 19 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, हम ने एक कॉन्स्टिट्यूट करनी है अपनी कमेटी जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जिनकी रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल असेंबली में आ गई, हम सबसे बातचीत करेंगे, विच इंक्लूड्स PNP मैंगल, ANP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, MMA, सारे लोग हैं। और हम उनको इस PTI ज़ाहिर है इस इन नेगोशिएशन को हम इनिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कौन सा फार्मूला आना चाहिए या उनके जहनों में क्या खाका है। ज़ाहिर है कि हु वुड बी द चीफ मिनिस्टर, वो उनके जहनों में भी कुछ चीज़ें होंगी, हमारे तरफ भी हमारी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। विज़न यही है कि हमारी कोशिश होगी कि हमारे मैनिफेस्टो के करीब लोग जो हैं इस असेंबली में, अगर उनके साथ हमारी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है तो डिलीवरी में और गवर्नेंस में हमें भी आसानी होगी और उनको भी। जिन जिन के साथ हम प्रोमिसेस करके आए हैं या वो प्रोमिसेस करके आए हैं, तो एटलीस्ट एक पार्टनरशिप ऑफ विलिंगनेस और पार्टनरशिप ऑफ डिलीवरी, वो अगर हम क्रिएट कर सकें तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। तो काकड़ साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं आप? क्या वजह है, अलायंस में क्यों नहीं जाना चाह रहे? नहीं, ऑफ कोर्स सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं जी। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबसे पहले हमारा बनता है कि हमें अलाउ किया जाए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो उस प्रिंसिपल के तहत हम लीड ले रहे हैं और हम ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके तमाम पार्टियां, चाहे वो छोटी हैं, कम तादाद में उनकी रिप्रेजेंटेशन है या ज़्यादा तादाद में है, हम उन सब से बातचीत करेंगे और ज़ाहिर है हम अलायंस में ही आएंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम खुद ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। अगर साहब इरशाद आरे बोल रहा हूँ, ये मरकज़ में आपका जो है तय हो गया है कि आप PTI के साथ ताउन करेंगे, उसमें हुकूमत में शरीक होंगे या आप इंडिपेंडेंट बैठेंगे अलग नशस्तों पर? नहीं इरशाद साहब, जैसे आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान ये एहसान बलूचिस्तान की जो इब्तिदा हुई थी वो PTI ने हमारे साथ वो रवैया रखा था और PTI ने अनकंडीशनल सपोर्ट हमें दी थी। और उस वक्त से ज़ाहिर है हम जितने भी दोस्त हैं, हमारी जो पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद हम तमाम, हमारे जहनों में ये एक फेवर जो है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन लीड PTI ने ली थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे कोई शुबा नहीं है कि हमारे जो 5 मेंबरान कौमी असम्बली के आए हैं, ज़ाहिर है हम अपना वज़न हर सूरत में खान साहब के पलड़े में ही डालेंगे।
लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल बात नहीं हुई, लेकिन ये वो सियासी ज़हन है जो हमारे यहाँ हमारी पार्टी में मौजूद है। ठीक है। ये फरमाएं कि ये इस दफ़ा जो तवक्कुआत थी उससे आपको कम सीटें मिली हैं। कौमी में भी तो शायद मेरा ख्याल है हमारा भी अंदाज़ा यही 4-5 का ही था, लेकिन सूबाई में हमारा ख्याल था कि आप 20-21 का फिगर क्रॉस करेंगे। तो इसकी क्या वजह हुई है? आपके लोग बिग गन्स हारे क्यों हैं? इरशाद साहब, एक तो ये जो प्रोसेस था, मैं समझता हूँ कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इससे भी एविडेंट होती है कि हमारे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स और वो लोग जो पिछले 40-50 सालों से इलेक्शन जीतते आ रहे थे वो हारे हैं हमारे। और उसमें जाहिर सी बात है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कि वोटर एक्चुअली जब जाता है और उसने वो मोहर लगाने का जो लम्हा होता है वो कौन सी चीज़ होती है जो उसको ये फ़ैसला करने पे मजबूर करती है कि उसने किस कैंडिडेट या किस निशान पे मोहर लगाना है। उसमें आप एक बहुत मोहतात अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन एट एंड ऑफ द डे इट इज़ द चॉइस ऑफ द पीपल। लोगों ने इसको चूज़ इस तरह किया, हम क्या कह सकते हैं उसका। बिल्कुल ठीक है, ये अवामी ताकत थी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब आएंगे तो बात करेंगे जो APC बुलाई गई है, जो अपोजिशन जमातों का रद्द अमल आ रहा है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा मौजूदा सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इरशाद साहब, APC बुलाई गई लेकिन खातिर खा रिजल्ट्स नहीं आ सके, उसके 3 धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी का जो रिस्पांस सामने आया कि पार्लियामेंट में जाकर इस मामले को हल करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। ये जो मौलाना साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, असफंदियार वली हैं, ये खुद तो हार गए हैं, दूसरों को उकसा रहे हैं कि हल्फ ना लें, जैसे कि आप भी यही कह रहे थे। नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी? तनकीद भी कर रहे हैं शफाफियत पर, लेकिन कोई फैसला भी सामने नहीं आ रहा है। आया सादिक भी कह रहे थे कि फॉर्म 45 नहीं मिला है बहुत सारे हलकों से, तो कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाते? देखिए, नून लीग के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पहला मसला तो ये है कि जो एतराज़ात इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जब 2013 में 14 में इमरान ख़ान ने उठाए थे तो ये उसकी नफ़ी करते रहे हैं और ये कहते रहे कि आप अदालतों का रुख करें, ट्रिब्यूनल्स का रुख करें, आप वहाँ से जाके बात इंसाफ जो लेना है आपने या कोई रिलीफ लेना है वहाँ से लें, और दूसरा आप पार्लियामेंट में बैठ के हमारे साथ बात करें। अब अगर उसके बरक्स कहते हैं तो इनके अपने वर्कर, अपने वोटर कहेंगे कि ये दोहरा मेयार है, दो अमली है, दोगली पॉलिसी है कि जब कोई और एतराज़ कर रहा था तो ये जवाब और देते थे, अब जब इनको मुश्किल पेश आई है तो ये और तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ये इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ नहीं बन सकते। एक तो पहलू ये है। दूसरा, इनको ये मालूम है कि हमारे पास वो वर्कर नहीं है जो किसी धरने में, किसी स्ट्रीट एजिटेशन में साथ दे सके, क्योंकि ख़ुद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने 80s के 90s के 2000 के बाद वर्कर को जिस तरह करप्ट किया है सरकारी मराहत के ज़रिए और लेन देन के ज़रिए, तो अब इनको मालूम है कि अगर ये सड़कों पर ये, और फिर ये जो 13 को जब मियाँ साहब आए हैं 13 जुलाई को, वाज़े हो गया है कि इनका वर्कर जो है वो सड़कों पर निकलने के और एजिटेशन करने के काबिल बिल्कुल नहीं है। तीसरा पहलू उनका ये है कि इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं उनके नैब में मुकदमात हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने एजुटेशन की पॉलिसी इख्तियार की तो हमारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और हम भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे होंगे अडियाला जेल में। और ये ख़तरा बहुत ज़्यादातर लीडरशिप को है, इसलिए वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। फिर ये है कि उनको जो कौमी असम्बली में 63-64 MNAs की हिमायत हासिल है, अगर ये कन्फ्रंटेशन की तरफ गए तो आधे अगर नहीं तो 25% MNAs जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हुकूमत के साथ चले जाएंगे, क्योंकि उनका मिजाज ये नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग इसीलिए छोड़ के गए कि जब मियाँ साहब ने एक एजिटेशन का और कन्फ्रंटेशन का रास्ता अख्तियार का तो उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ को, जी हम आपके साथ नहीं चल सकते। अब ये जो मुंतखब हो के आए हैं इनमें से भी ज़्यादातर की सोच यही होगी कि नहीं, ये गलत रास्ता है, हम इस तरफ नहीं जा सकते, अपनी सियासत को दाव पर नहीं लगा सकते। ये भी उन्हें डर है और मालूम है। फिर ये है कि
हमें आपको इल्म हो ना हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या उनके साथियों को तो पता है कि जो हमारी कारकर्दगी थी या जो हमने 5 साल तक मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है जनूबी पंजाब में, लेकिन इसमें इनको नहीं पता कि जब आपने धोखा दिया जनूबी पंजाब के अवाम को, 2013 में आपने 12-13 में वादा किया कि हम 2 सूबे बनाएंगे, जब पीपल्स पार्टी 1 सूबा बनाना चाहती है, आप 2 सूबों के आपने लॉलीपॉप दिया, और 5 साल तक फिर वो करारदाद जो असम्बली में आपने पेश की थी देखा तक नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है या दोबारा पेश करने की ज़रूरत है। तो जब आपको मालूम है कि हमने लोगों के साथ फरेबकारी की, अवाम को कुछ नहीं दिया, सारे पंजाब के वसाइल लाहौर पर लगा दिए, गुर्बत में इजाफ़ा हुआ, नाखानगी में इजाफ़ा हुआ, पसमानदगी में इजाफ़ा हुआ, लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, तो जो रिज़ल्ट आया है वो शोर जो मचाएं, बाहर जो भी कहें, लेकिन उन्हें पता तो है कि ये हमारे किए का समर है और ये रिज़ल्ट बल्कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मिल गया है, तो वो उसको ज़ाय क्यों करेंगे। इसलिए मेरा नहीं, जो फ़ैसला अगर ये होता है, कल ही उन्होंने फ़ैसला करना है बाज़ाब्ता, अगर वो उस तरफ नहीं जाते, एजिटेशन में नहीं जाते और असम्बली में बैठते हैं तो ये उनका फ़ैसला, इस पर तानाज़नी की ज़रूरत नहीं है या मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं, ये उनका दुरुस्त ज़मीनी हकीकतों के मुताबिक होगा और उसकी तायद होनी चाहिए कि भाई आपकी जद्दोजहद का मैदान पार्लियामेंट है, सड़कें नहीं हैं। माजी में आप ये कहते भी रहे हैं, अब आप ये करेंगे तो इससे जमहूरियत भी मजबूत होगी और इसकी आपकी सियासत के लिए दरवाजे भी खुले रहेंगे। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे और फसाद फितना फैलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नतायज हो सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा, हाँ, आप स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो फिर आप एक अच्छा मुतबादिल होंगे, लेकिन अगर वो रास्ता आप बंद कर देंगे तो फिर आपके लिए भी रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, लग तो नहीं रहा कि सारी पार्टीज जो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकती हैं कि वो मूवमेंट चलाएं कोई या कोई एहतजाज करें, अपोजिशन पार्टीज कोई धरना करें या फिर इस तरह से, जैसे इशाद साहब यही कह रहे थे कि इसका पहले ही नून लीग बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुकी है, तो इस तरह कोई स्टेप लेने की पोजीशन में है नून लीग दोबारा से? देखिए, नून लीग ने बुरा नहीं किया, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें जी तो 64 सीट्स जो हैं नेशनली, और मेरा ख्याल है उसमें से कम 58 या 60 के करीब शायद उनकी पंजाब से बनती हैं 141 में से, तो बावजूद इसके कि जो मुश्किलात उनको दरपेश थी, लीडरशिप के अंदर जो वॉइड था, जो खिला था, और उसके बाद फिर उनके यहाँ कोई किसी किस्म का कोई प्लान नहीं एग्जिस्ट करता था। शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे कुछ जिम्मेदारी हैंड ओवर नहीं की जा रही थी, मरियम और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में वो खेल खेला जा रहा था। इस सारे प्रोसेस में पिछले 2 साल के अंदर नून लीग ने बहुत मार खाई है सियासी तौर पर। अच्छा, अब अगर उसके बावजूद वो 64 सीटें नेशनली निकाल जाते हैं तो ये गंदी या बुरी परफॉर्मेंस हरगिज नहीं समझी जा सकती। ये 2008 वाला, ये 2013 वाला पीपीपी नहीं है। 2008 का पीपीपी देखें, फिर 2013 का पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। बिल्कुल सही। जब आप सियासत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, अपनी जगह खाली छोड़ देंगे, बाकी लोग आ जाएंगे उसको पुर करने के लिए। ऐसा ही। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बहुत वाज़ेह है नून लीग के ऊपर कि वो लोग जिन्होंने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद 64 सीटें जीती हैं, वो तो जाहिर है कि अपना रोल अदा करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद सियासत में 2 ही जगह होती हैं, या आप इक़्तिदार में होते हैं या आप अपोजिशन में होते हैं। तो इक़्तिदार में आप नहीं आ पाए, आपने एक अच्छा बेस अपना संभाल कर रखा, अब उसके बाद आपकी जगह फिर अपोजिशन ही बनती है। तो मेरा ख्याल है कि उस बेस को बिल्ड करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा अगर आप वहाँ पे बैठ के मैदान में सियासत करेंगे, अपनी जगह का दिफा करेंगे, लड़ेंगे और अपनी जगह को मजबूत करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम नून लीग के ऊपर बहुत वाज़ेह है जो कि सामने आया है। हाँ, अब दूसरी बात है कि उनके यहाँ कुछ बिगड़े बच्चे निकले हैं, ज़रूर हैं, और ये भी पिछले 2 साल का शाखसाना है कि कुछ बिगड़े बच्चे उनके अंदर डेवलप हो गए हैं। उनका काम क्या है? मलाइन करना, गंदा करना। अब वो ये नहीं देख रहे कि हम जैसे कहते हैं कि बोगज़े इमरान खान में मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये ठीक है। मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क की सियासत कमज़ोर होगी, जमहूरियत कमज़ोर होगी, लेकिन उनको सिर्फ अपने 1 या 2 लोगों को सर्व करना है, उनकी खिदमत करनी है, उनके कहे पे अमल करना है, इसलिए वो गंद डालेंगे, जिसका इजहार गाहे आपको नज़र आता रहता है। कभी इलेक्शन कमीशन पे गालियाँ, कभी इमरान खान पे बौछाड़, कभी फॉर्म 45 का रोना,
कभी क्या रोना कभी, हालांकि 2013 में नून लीग की मेजॉरिटी 72 घंटे के कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे नताइज थे जो 72 घंटे के लिए रोक लिए गए थे, उसके बाद जाके वो जोर से जो जोर आया था उनकी मेजॉरिटी का वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो फिर कम से कम अपनी तारीख को देख लें, अपने गिरेबान में झांक लें और इस मुल्क को दाव पे ना खुदा न खास्ता खुदा का वास्ता लगाएं, क्योंकि ये मुल्क अगर है तो उनकी सियासत है और सियासत करेंगे तो कायम रहेंगे, वरना ये भी खो देंगे जो उनके हाथ में। ठीक है चौधरी साहब, खबर ज़बान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बिलावल साहब कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जाने की बात की, यकीनन बहुत अच्छा फैसला है उनका। ऑपोजिशन लीडर बनने का भी दावा कर रहे हैं बिलावल साहब। 2013 के मुकाबले में अगर अब की हम बात करते हैं तो विफाक और जो सूबाई नशिस्तों में इजाफा तो ज़रूर हुआ है पीपल्स पार्टी का, लेकिन नून लीग की नशिस्तें भी ज़्यादा है आपसे। मुफाहमत के बादशाह जो हैं अब वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं ऑपोजिशन में आने की? इसका सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, इसकी तो वजाहत हम कल कर चुके हैं कि हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन देना है। अब तो ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। लेकिन सर बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आएंगे। तो बिल्कुल हम अपोजिशन में हैं, ये तो वजाहत, कल सवाल क्या है? मैं इस पे कौन सी बात का जवाब दूं? मुझसे तो ये कोई सवाल करे ना। अच्छा ये कर चुके हैं अपोजिशन हो गया। कायरा साहब मैं इरशाद आरिफ बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम जनाब ये फरमाएं कि सिंध में तो आपको बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी हासिल है, हुकूमत आप बनाने की पोजीशन में हैं, तो पिछली दफ़ा भी आपकी अक्सरियत थी लेकिन आपने एक मखलूत हुकूमत इब्तिदा में बनाई थी, बाद में खैर MQM वगैरह अलग हो गए थे। तो इस दफ़ा भी किसी और जमात को आप शामिल कर रहे हैं सिंध में, या आप बिल्कुल अपनी बलबूते पर ही बनाएंगे? शाह साहब हमारे साथ पिछली दफा कुछ आज़ाद अरकान ने मिल के हुकूमत बनाई जी। इस दफा हमारी क्लियर मेजॉरिटी है और पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। उसमें अगर वो महसूस करेंगे जरूरत हुई, हमें टेक्निकली जरूरत तो नहीं है, लेकिन माहौल के मुताबिक अगर किसी और जमात को साथ लेना हुआ तो और बात है। अदरवाइज पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त अपनी बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 130 में से या 128 में से हमारे पास कोई 74-75 सीट है अपने निशान पे लड़े हुए लोगों की, तो इस पे हमें ऐसा जरूरत नहीं है। बट ये पार्टी क्या फैसला करती है कि किसी वक्त भी उनको अगर जरूरत महसूस हो। अब सेनेट में आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कानून साजी में हुकूमत को भी आपकी ज़रूरत होगी और अपोजिशन को भी आपकी ज़रूरत होगी। आपके बगैर सेनेट में कोई काम चल नहीं सकता। तो वहाँ आप ये डिस्कस हुआ कि वहाँ आपका रवैया क्या होगा? आप अपोजिशन के साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे या हुकूमत के साथ मिलकर उसे आसानी फराहम करेंगे कानून साजी? इरशाद आरिफ साहब, हम कभी भी लेजिस्लेशन में जो पॉजिटिव हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, आवाम की बेहतरी के लिए हो, उसको महज इस बुनियाद पे कि हम अपोजिशन में हैं हम उसको अपोज नहीं करते। इससे पहले पार्टी का रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, हम पार्लिमानी फ्लोर के ऊपर हो या उससे बाहर हो, इलेक्शन में हमारे साथ जाती हो या ना हो, इदारे हमारे साथ जो भी बाजी में भी करते रहे, पीपल्स पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ रही है। तो हमें अगर आप उस तनाजुर में देखेंगे तो यकीनन हमारा रवैया बड़ा मुख्तलिफ रहा और रहेगा। सेनेट के फ्लोर पे हुकूमत अगर अच्छी लेजिस्लेशन लेके आएगी तो कभी उसको उस तरह अपोज नहीं करेंगे। जो मेरिट के ऊपर डिस्कशन और एतराज होगा वो जरूर होगा। अच्छा ये फरमाएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने खासी मेहनत की और उनकी जो कैंपेन थी हमने अपने प्रोग्रामों में भी उसको सराहा, लेकिन पंजाब में आप कोई बेहतर रिज़ल्ट नहीं ले सके। कौमी असम्बली में 4 सीटें आपकी बढ़ गईं लेकिन सूबाई में वही कैफियत रही, और ख़ास तौर पर जो किसी ज़माने में पावर बेस थी जनूबी पंजाब वो भी PTI ले उड़ी। तो इसका आपने तजिया क्या है कि क्या वजह हुई कि आप अटैक नहीं कर सके पंजाब के अवाम को दोबारा? हम लोगों के पास अपना मुतालबा लेके गए, हम अपना मुकदमा लेके गए, पहले से बेहतर हमें वोट भी मिले, पहले से बेहतर सिचुएशन भी रही, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं, ये बात दुरुस्त है। और पीपल्स पार्टी अपना जिस तरह हमने अमूमी इलेक्शन का तजिया कर रहे हैं, कंडक्ट का कर रहे हैं, अपने अंदर भी देख रहे हैं। लेकिन सेंट्रल पंजाब में हमारे लिए एक चैलेंज था, अब भी रहा। ये ठीक है कि हम वहाँ से एक सीट निकालने में कामयाब हुए तो सीटों में बेहतर वोट किए, लेकिन जो चैलेंज था वो अपनी जगह मौजूद रहा। बिलावल साहब ने जो कैंपेन की
इरशाद साहब, आप बहुत सारी पॉलिटिक्स आपकी नजरों से गुजरी है। ठीक है। उन्होंने इश्यूज को टच किया है, और अगर लोगों ने इस वक्त हमारी बात नहीं सुनी तो एक खास तेज और फिजा में थे और एक खास फिजा बनाई गई थी। नथिंग रॉन्ग, फिर से ही हम अपने लोगों के पास अपना सवाल लेके जाएंगे, और इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि उसमें बेहतरी के इम्कान होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। कामरुज़्ज़मान काकर साहब बहुत हमारे साथ थे। अनवारुल हक काकर साहब, अगर हम फिर से उसी तरफ आए अपने टॉपिक की जानिब, तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी किस तरफ जा रही है? सबसे ज़्यादा सीटें ज़ाहिर है आप ही की हैं बलोचिस्तान में। इलेक्शन से आप मुतमईन हैं? आप भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो कि मूवमेंट निकालने की कोशिश की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान या उनके ग्रुप की तरफ से? आप क्या समझते हैं, APC जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसका कोई वजूद है? देखिए जी, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि तंज के पहलू को इग्नोर करे, लेकिन उसके बावजूद ये कहने की मैं जसारत करूँगा कि ये महज 1 महीने की एक्सरसाइज है। 1 महीने के बाद शायद न पाकिस्तान का मीडिया इस पर तबसरा कर रहा हो, न कोई सियासी कारकुन कर रहा होगा। जो इरशाद आरिफ साहब ने यहाँ पे तज्जिया दिया, मैं उसके साथ 100% एग्रीमेंट में हूँ, थोड़ी बहुत वजाहतों और थोड़ी बहुत इजाफे के साथ। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कतअन एक पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं है कि वो एक कन्फ्रंटेशनल पोस्चर अपनाए। पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई शक नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को चूज़ किया है और पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है MMA का, मेरा बड़ा मोहतात अंदाज़ा है कि मौलाना कहीं अपनी पार्टी में अलहदा खड़े ना हो, क्योंकि उनके जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो अक्सरियत हमारे सूबे से उनका ताल्लुक़ है। अभी तक मुझे कोई इस तरह की सदा वहाँ से नहीं आई कि वो हल्फ नहीं लेना चाहते या किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अभी तक हमें उस तरफ से ऐसे मुस्बत इशारे मिल रहे हैं कि वो हर किस्म के जमहूरी अमल में हुकूमत साजी बशमूल उसमें वो दिलचस्पी रखते होंगे। तो बात की रह गई बात अजगज़ई साहब की, उनकी पार्टी में भी जो उनका वोटर नहीं निकला तो उनके लिए उनका वर्कर एजिटेशन के लिए कितना लिख लेगा, ये सवाल पे अगर वो लोग खुद ज़्यादा गौर फरमा लें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम तबसरा करें। असफंदियार वली साहब की भी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, वहाँ पे भी हमें मुस्बत इशारे मिल रहे हैं कि वो भी शायद हुकूमत साजी में और जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हल्फ नहीं लेंगे या वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। तो ये तमाम की तमाम लीडरशिप बहुत आइसोलेट होती जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ये दुरुस्त है कि मेरे जैसा चेहरा या मोरे जैसे और बहुत सारे चेहरे सियासत में नौवारिद होंगे, आपके स्क्रीन के लिए नौवारिद होंगे, पाकिस्तान के लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन इन नए लोगों ने अब एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है, और अकाउंटेबिलिटी जो होगी अब इनके एक्शंस और किरदार के हवाले से होगी। ये डेड मैटर है, ये नॉन इशू है। मेरे ख्याल में इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस मूवमेंट को या उसके पीछे जो एक फियर क्रिएट करने की कोशिश या ब्लैकमेल करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें कोई ख़ास वज़न मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है इरशाद साहब, अगर इस मूवमेंट पर या इस APC का जो वजह थी उसके ऊपर वो कि तमाम पार्टीज़ अगर मुत्तफ़िक़ नहीं भी हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन की आप इंतज़ामात को किस तरह से देखते हैं? अगर पर्सनली हम डिस्कस करते हैं, बद इंतज़ामी की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। ख़ुद उस्मान डार ने PTI की तरफ से भी उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ उसकी बद इंतज़ामी थी जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी है रीकाउंटिंग की। पहले तो सबसे पहले हमने देखा कि सिस्टम ही क्रैश कर गया। तो आप समझते हैं कि बद इंतज़ामी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी? इसमें तो कोई शक नहीं। हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी इसका जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन को देखे पूरे 5 साल मिले थे, इनमें से बेशतर शिकायत 2013 में सामने आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल 5 साल सिर्फ मराहत लेने में गुजारे या सोने में ऐश इशरत करने में गुजारे। कभी नहीं सोचा कि एक इलेक्शन हमने और भी कराना है जिसमें इन शिकायत का इजाला होना चाहिए। मसलन ये जो प्रोग्राम था RTS रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो था, कल वो अफजल साहब बता रहे थे कि पहले हमने RMS सिस्टम बनाया था, RTS सिस्टम था, उसके अलावा 3 जो थे उसका बैकअप था। और आज ही उमर सैफ साहब का बयान छपा हुआ है हमारे अखबार में। उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल पहले
या 1.5 साल पहले मैंने ब्रीफ किया था इलेक्शन कमीशन को और नादरा को कि ये सिस्टम नाक़िस है, ये बोझ नहीं उठा पाएगा। अगर वो बयान दुरुस्त है और ये बात सही है कि उन्होंने इसकी निशानदेही कर दी थी, तो ये फिर इन्होंने उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। सीधी सीधी बात है कि यह जो सिस्टम ख़रीदा गया इसमें पैसे खाए गए होंगे, किकबैक होंगी और नाक़िस सिस्टम ले लिया गया, लेकिन उसकी वजह से आपने पूरे मुल्क में एक अजीब व गरीब सूरत हाल, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी और पूरे इलेक्शन के जो अमल है, प्रोसेस है, उसको मशकूक बनाने की कोशिश की। अब ये जानबूझकर हुआ या सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में सब कुछ भूल गए या एक साजिश थी, ये क्योंकि ये सारे साहिबान इरशाद साहब आपकी इजाज़त से मैं एक बात जी फरमाएं। इरशाद साहब आपकी इजाज़त से मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। जी मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था, मेरे इल्म में ये आया है कि पार्लिमानी कमेटी उस वक्त जो इलेक्शन के जो कानून थे उनकी इस्लाहात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंटेशन दी और उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस सिस्टम की मुखालफत की है, जो मुझे पता लगा है। और उसमें इवन इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान ने वॉकआउट किया है और इसाक डार साहब, अगर जहाँ तक मैं सही सुन पाया था उस कन्वर्सेशन में, उन्होंने इसको रूल आउट किया और उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम हर सूरत में हम इसका हिस्सा रखेंगे इसको। अब ये चूंकि सुनी सुनाई बात है और मैंने भी चंद जिम्मेदारान से सुनी हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं देखे, लेकिन अगर उस पार्लिमानी कमेटी का जो रिकॉर्ड है वो सामने लाया जाए तो बात खुल जाएगी कि हुआ क्या था। ठीक है, नहीं अब देखें ना, अब इसाक डार साहब अगर ऐसे आए हैं इस सारे प्रोसेस में तो यकीनी बात है कि पैसा वैसा खाया गया होगा और उनको इससे क्या गर्ज हो सकती है। ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बड़े जिम्मेदारान जो इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता है उन्होंने ये बात बताई। हम तस्वुर कर सकते हैं कि इसाक डार साहब और नून लीग के जो ये लोग जो थे जिनका काम ही पैसा बनाना, मुल्क से बाहर ले जाना था, तो वो कोई बईदस क्यास बात नहीं है। लेकिन जो बात देखने की है वो ये है जी, वो बदगुमानी नहीं जाती। जी हाँ, लेकिन देखने की बात यह है कि अब जो एतराज़ात वारिद हो रहे हैं, एक एतराज़ उस शख्स का है जिसके मामले में काउंटिंग में 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000, एक 30,000 वोटों से हारा हुआ शख्स जो है वो भी कह रहा है कि जनाब मेरे साथ भाई अल्लाह के बंदे 30,000 वोटों का फर्क तुम कहाँ से निकालोगे? सही है सर, ब्रेक लेनी है मुझे। जी ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस बात करेंगे कि इमरान खान साहब की तरफ से इक़्तिदार में आते ही जो 100 रोज़ा प्लान दिया गया था, क्या चैलेंजेस होंगे नई हुकूमत को, उस हवाले से ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इरशाद साहब, खारजा पॉलिसी, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, अगर हम उन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो 100 रोज़ा प्लान में था, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है, फिर टैक्स नेट को बढ़ाना, इकोनॉमी इश्यूज़, फिर ग्रॉस रूट लेवल तक जो है वो करप्शन को ख़त्म करना, एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करना, फिर सूबा पंजाब, जनूबी सूबा पंजाब बनाना, बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड्स और इख्तियारात को जो है वो मुंतकिल करना। क्या चैलेंजेस होंगे इमरान खान के लिए 100 रोज़ा प्लान को अचीव करने में, क्योंकि 100 दिन तो उन्हें में ये समझने में ही लग जाएंगे कि डायरेक्शन कैसे सेट की जाए हुकूमत की? 100 दिन में ये नहीं है, हरगिज़ मतलब नहीं है कि 100 दिन में ये सारा कुछ करके दिखाना है। देखें, 100 दिन में एक डायरेक्शन सेट करनी होती है और उससे कौम को अंदाज़ा होता है कि ये अगली हुकूमत जो बाकी 4 साल और 9 महीने गुजारेगी वो दुरुस्त होगी या गलत होगी। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ वो कर सकती है। 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने डिलीवर किया है, और जो लोग ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बारी किसी हुकूमत को नहीं मिलती, उनको अब बड़ी हैरानगी हो रही है। हम जैसे जो लोग जब ये कहते थे कि जी वो अगली बारी ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में और महकमा माल रेवेन्यू के शोबे में डिलीवर किया है और वो नज़र आता है उनके जो इक़दामात हैं। इमरान खान की जो एक ख्वाहिश है और जो एक माजी का तजर्बा है कि वो इदारा साजी पर यकीन रखता है, वो
अख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकज़ करने और सारी चीज़ें ख़ुद करने का ख्वाहिशमंद भी नहीं है, और उसने कभी ऐसा भी नहीं किया। अगर सूबा सरहद की हुकूमत बन गई थी तो उसने ये नहीं किया कि परवेज़ खटक से कहे कि अब तुम हर वक्त मुझसे पूछते रहा करो, चपरासी का तबादला भी मैं करूँगा, क्लर्क को भी तरक्की मैं दूँगा। और परवेज़ खटक को ये भी नहीं करने दिया कि वो तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में लेकर बैठ जाए। हमारे एक दोस्त हैं मियाँ आसिफ साहब, वो एडिशनल IG खैबर पख्तूनख्वा 4 साल तक रहे हैं। वो रिटायर हो के आए तो हमारी एक दोस्तों की नशस्त थी चाय वाय की, तो हमने पूछा कि कैसा रहा तजर्बा। उसने कहा कि पहली जब मीटिंग हुई थी नासिर खान दुरानी जब IG बने, तो इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जी आप डिलीवर करें, यहाँ लोगों की खिदमत करें, एक पुलिस कल्चर में तब्दीली लाएं। ठीक है। तो उसने कहा कि खान साहब मैं ये कर सकता हूँ, इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी, सिर्फ एक शर्त होगी। मैं आपसे वसाइल नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ, मैं सिर्फ ये शर्त है कि जी मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं होगी। तो उसने कहा एक सेकंड, लेकिन उसने मियाँ आसिफ ने कहा कि मैं, और वो कोई इमरान खान के हामी नहीं है, बहुत सारी खामी, वो कहते हैं मैं हल्फन कहता हूँ कि 4 साल के अरसे में कोई मुदाखलत नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छे लोग यहाँ वो मुंतखब कर लें, अच्छी टीम मुंतखब कर लें, वो कर सकते हैं, तो वो डिलीवर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ने जैसे कि दावा किया कि हम बताएंगे कि ऑपोजिशन क्या होती है, नून लीग और पीपल्स पार्टी यकीनन एक टफ टाइम देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तरफ ऑपोजिशन का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ इक़्तिदार का पहला एक्सपीरियंस है इमरान खान साहब के लिए, तीसरी तरफ 100 रोज़ा प्लान है और अवाम की उस पर एक्सपेक्टेशंस भी यकीनन है। तो इमरान खान के पास आप क्या समझते हैं, प्रॉपर हिकमत अमली है इस पर? देखिए, मैं तो 20 मिनट से कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ बात कर सकूं। जी सर, प्लीज। बदकिस्मती से आपका शायद वो कैमरा आता नहीं है हमारी तरफ, जो बाहर बैठे हैं लोग, इसलिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं, मैं ये सवाल, देखिए इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ वो जो पिछली हमारे हिस्से में बहस हो रही थी, जिसमें हमारे इलेक्शन प्रोसेस पे जहाँ पर खदशात का इजहार की जिक्र हो रहा था। पहली बात तो यह है कि PMLN से पूछना चाहिए कि 2013 में आप आए थे, जैसे इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे, तो 4 साल क्यों लगे? 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट क्यों आया? ये पहले क्यों नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में सफिशेंट टाइम मिलता कि वो अपने आप को उस तरीके से तैयार करके ये काम कर सकता? ये 1 साल पहले 2017 में आपने क्यों किया? और क्या उसके बाद फिर उसको वो सारी रिसोर्स एलोकेट की जो कि होनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके? नंबर 2, उसके बावजूद देखिए एक ऐसा इलेक्शन जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे, और अभी कंपाइल होगा डाटा तो पता लगेगा कि 54% या 55%। अब पूरे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी है, उसके अंदर और ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, उनसे एक ऐसी इलेक्टोरल एक्सरसाइज करवाना जो कि एक बड़ी हद तक फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको आपका हमसाया मुल्क भारत भी आज वो इसको लॉर्ड कर रहा है, इसकी अपलॉड कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब दुनिया में इसकी बात हो रही है तो हम कौन होते हैं इसको मलाइन करने वाले? और इसको खराबियां बेशुमार हैं। फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया, कहाँ कहाँ पे हमारी कमजोरियां होंगी? ओवरऑल एक फिर भी एक बड़े सेंस में जब आप देखते हैं तो एक बड़ी नेशनल कौमी अचीवमेंट है। थर्ड, हमारी पहली दफ़ा 2 मेन पार्टियों से हट के आपको एक थर्ड लीडरशिप आई, सामने आई और कामयाब हुई। तो मेरा ख्याल है डायनास्टिक लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि आपने हासिल की है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि क्या इनका जो गंद है ये कहाँ तक चलेगा या कहाँ तक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई। इमरान खान साहब का जो एजेंडा है, जो कि आप 100 दिन की बात करी थी, उनका जवाब बिल्कुल सही दिया इरशाद साहब ने कि 100 दिनों में शुरू करना है, करेंगे, डट के करेंगे। एक सवाल और रह गया पीपल्स पार्टी वाला। यकीन मानिए जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी भुट्टो ने अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश किया, एक मैच्योर और इमर्जिंग सियासतदान के, वो सब के लिए एक राय अमल और एक मशअल राह है। उसकी वजह यह है कि ये नौजवान अपने आप को मुस्तकबिल के लिए प्लेस कर रहा है। ये वो रास्ता दिखा रहा है जो कि मैच्योर सियासत का रास्ता है। इसीलिए उसने अपनी इंडिपेंडेंस रखी है। वो अपना, वो अब जैसा कह रहा है कि मैं डट के ऑपोजिशन भी करूंगा, वो भी कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं अपोज करूंगा उस चीज़ को जो गलत होगी, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को वो इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा तो मैं सही बात का साथ रहूंगा और जो गलत बात होगी उसके हक में नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से जिस तरीके से उसने पंजाब के अंदर, पंजाब की जो गंद इस वक्त मच रहा है वहाँ पे
PMLN कर रही है या इस किस्म का जो खेल हो रहा है उसमें उसका हिस्सा बनने से गुरेज किया है। तो ये बड़ी मैच्योरिटी की चीज़ें हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, अगले इलेक्शनों के अंदर मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो इस हायर मॉरल मेंटल से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो मुझे तो ये अचीवमेंट्स नज़र आती हैं। मुझे तो किसी भी तरीके से इस इलेक्शन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत कदम आगे की तरफ बढ़ाए हैं ये, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो था इलेक्शन, उसका एक बहुत बेहतरीन तस्वीर थी। ठीक है जी, काकर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने आर्टिकुलेट किया है। ये इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा जो आया है सामने, इसको इंटरनेशनल अक्लेम भी मिला है, नेशनल अक्लेम भी मिला है। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो कि इस प्रोसेस में अवाम के वोटों की ताकत से आउस्ट हो गए हैं, निकल चुके हैं, वो फाउल क्राई प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में एक लार्जर सेंस में अप्रिसिएशन आ रही है। थर्ड कंसेक्यूटिव हुकूमत बन रही है या बनने जा रही है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत थ्रू बैलेट चेंज आई है। जहाँ तक इलेक्टोरल प्रोसेस की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, ये वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर हो जाएंगी और उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है काकर साहब, आपका कमेंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, इरशाद अहमद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।